वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब पिम्स हॉस्पिटल के अलमनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। हमारे एंकर उमर दराज गोंदल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की, तमाम तरह हालात को देखे। तो स्ट्रेट अवे हम उमर दराज गोंदल की जानिब जाएंगे और उनसे कुछ सवालात रखेंगे उनके साथ। बिल्कुल जी, उमर ने हमें ज्वाइन कर लिया। मच उमर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो उमर मुझे बताएं कि आपने पिम्स के पूरे वाक़े को कवर किया है, आप मौके पर मौजूद थे, आपने वहाँ पर क्या सूरत हाल देखी, ख़ास तौर पर हिफाजती इंतजामात को लेकर आपने क्या बड़ी खामियां और क्या बड़ी कमजोरियां देखी वहाँ पर? देखिए, जहाँ तक पिम्स का मामला है, ज़ाहिर है वो अब खबरों में आ गया, वहाँ पे बच्चों की जान गई है। लेकिन मजमूई तौर पे आप सरकारी अस्पताल देखें अक्रॉस द बोर्ड, वो पंजाब हो, वो सिंध हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, ये कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इस्लामाबाद तो एक वफाकी दारुल हुकूमत है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है। और अगर यहाँ पे ये सूरत हाल थी तो बाकी जगहों पर क्या होगी? अब हमने क्या ऑब्जर्व किया या हमने क्या देखा? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर आप जाएं तो जब हमने खुद वहाँ पे देखा कि शीशों को तोड़कर वो लोग दाखिल हुए, रेस्क्यू वाले, फायर ब्रिगेड वाले, कई जगहों पे एक जगह पे बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। यानी आमतौर पे ये होता है, खासकर जो बच्चों वाली जगह हो उस पर आपने कुछ ना कुछ एमरजेंसी आपके SOPs होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो आपका इमरजेंसी एग्जिट तो था ही नहीं। यानी ये बात की बात है कि जनाब रेस्क्यू वाले कितने बजे पहुंचे, फायर ब्रिगेड वाले कितने बजे पहुंचे, लेकिन असल बात यह है कि जब आग लगी तो क्या आपका अमला ट्रेंड था, क्या उनके पास कोई इमरजेंसी एग्जिट था? क्योंकि लोगों ने, शाहिदीन ने बताया कि अमला अपने तौर पर कुछ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं कर पाया। जो बुनियादी बात है कि मिसमैनेजमेंट नज़र आई है, नेग्लिजेंस नज़र आई है, और शायद जान किसी की बच जाती अगर बेहतर तौर पे वहाँ पर हिफाजती इंतजामात होते, अमले की ट्रेनिंग होती, जो कि हमने बार बार वहाँ सवाल भी उठाया और जानने की कोशिश की कि हंगामी मशक कब की गई आखिरी बार। यानी एक अमले का कोई फ़र्द है तो आपने उसको सिखाया होगा ना ये इमरजेंसी बन सकती है। तो उमर साहब, मुझे ये बता पे वज़ीर सेहत भी मौजूद थे और उसमें हमने देखा कि उनसे काफ़ी सख्त सवालात भी हुए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल की जिम्मेदारी उनको कबूल करते हुए रिज़ाइन कर देना चाहिए था? वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत बातें करते हैं, तकरीरें तो खैर उनको बहुत आती हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि कराची कैसे तबाह हो गया, कराची में नया सूबा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, और वो बताते हैं कि जनाब 4 सूबों के साथ और एक विफाक के साथ मुल्क नहीं चल सकता। उनसे पहले पूछना चाहिए कि आपकी वजारत आपसे चल पा रही है? उन्होंने वहाँ आते ही सब कुछ जब देखा, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने हाई पिच के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की कि मैंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। और मैंने इनसे ये काउंटर क्वेश्चन भी वहाँ पे किया, एहतसाब का मतलब होता है पेश करने का कि इस्तीफ़ा पेश करना। अगर आप वज़ीर आज़म को, जो कि कल खबरें हैं जी वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा उनका नहीं लिया, तो आप मीडिया के सामने खड़े होकर कहते जनाब मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और जब तक ये क्लियर नहीं होगा मैं अपनी सीट पर नहीं बैठूंगा। फिर वो जिसका हवाला आप लोग दे रहे हैं कि जनाब गर्मा गर्मी हुई, ज़ाहिर है वहाँ गुस्सा था। वो उनमें से एक शख्स जो बोल रहा था वो लवाहिकीन में से नहीं था, लेकिन जब बतौर रिपोर्टर हम वहाँ पे इतने जज्बाती थे, उन मासूम बच्चों की स्टोरी सुन के, उन वालिदैन से मिल के, तो आम लोगों का जो गम गुस्सा है वो कितना होगा। और मेरा ख्याल है उनको ये समझना चाहिए, वज़ीर सेहत साहब को और बाकी हुकूमती अकाबरीन को, कि लोगों के अंदर इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, लोग इस वक्त किस रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। आप ज़रा सोचें कि अगर ये बगैर सिक्योरिटी के वज़रा कहीं जाए, इनके साथ क्या हो। और फिर हमने देखा कि वज़ीर सेहत साहब जो हैं वो चोर दरवाजे से उन्होंने जाना मुनासिब समझा, पहले गाड़ी सामने खड़ी की, फिर कहीं से गए, फिर गाड़ी आगे पीछे कर ली, उस फ्रंट दरवाजे से नहीं गए और इसी वजह से नहीं गए, उनको पता है। अच्छा उमर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। आप देख रहे हैं यकीनी तौर पर कि बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस कितने ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हम हर एक वाक़े के बाद दूसरे वाक़े का इंतज़ार करते हैं, मीडिया पर हम देखते हैं एक नया हैशटैग हमें देखने को मिलता है और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद मामला दब जाता है। अब हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली आप 5 साला आयत नूर को देख लें, जिसके बारे में आज भी हमने बात की है। इससे पहले कसूर वाला वाक़या देख लें, उससे पहले ज़ैनब वाला वाक़या देख लें, और कितने ही ऐसे वाक़यात जिसके बाद हमने देखा है कि ना ही कोई सज़ा दी जाती है, बार बार ऐसे वाक़यात भी देखने को मिलते हैं। और हमारे माशरे में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल रहा, और क्या वजह आपको नज़र आती है ऐसे जराइम का बार बार होना और मौसर सज़ा ना देना? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है। हम इस पर सतही डिबेट करते हैं, हम वो बातें नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। बहुत सारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशंस हैं, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हमें कुछ चीज़ें सोसाइटी में नॉर्मलाइज करनी है। हमें लोगों की शादियों के प्रोसेस को आसान बनाना। शायद आप कह रहे हो कि मैं कोई उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, नहीं, ये एक मेरी राय है। एक बात। दूसरी बात, जो जुर्म है उसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा कैसे मिले? आपको याद होगा ज़ैनब वाला एक वाक़या हुआ,
कसूर में और स्पीडी ट्रायल हुआ, उसको सजा दे दी गई। फिर एक मोटरवे वाला वाकया हुआ, आपने स्पीडी ट्रायल तो कर लिया, क्या आप ये समझते हैं कि किसी को सीसीडी के जरिए किसी और तरीके से नहीं, आपने एक तो नंबर 1 अपने इदारों के अंदर, खासकर तालीमी इदारों के अंदर और अपने घरानों के अंदर लोगों को अवेयरनेस देनी है। पहली बात तो ये। दूसरा, लोगों को ये बताना है कि देखो हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं और इंसाफ होता नजर आना चाहिए, उस पर डेटरेंस क्रिएट होगी। ये इस तरह के छोटे मोटे वाकयात के बाद छोटे मोटे कहना चाह रहा हूँ कि इस किस्म के वो सजाएं दे के या ये तासुर दे के मसला हल नहीं होना। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत पेनफुल है। ज़ाहिर है कि बच्चे या बच्चियां तो सबके हैं, आप कहीं पे भी खबर सुने, वो किसी भी सूबे के अंदर किसी भी जगह पे हो, वो बड़ी तकलीफ वाला है। तो मेरा ख्याल है कि सजाएं देने के साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं उस पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि इन वाकयात में इजाफा देखा गया है, जो ज़्यादा खौफनाक बात है। ये हमें कई अच्छा उमर साहब, मुझे थोड़ा सा मुल्क की सियासत की बात करते हैं। शहरी रहमान साहबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात हैं, क्या वाकई इख्तलाफात मौजूद है? क्योंकि स्पीकर चैम्बर में मुलाकात भी हुई थी, उसमें क्या मामलात हल नहीं हुए अभी तक? मेरे लिए इसमें कोई खबर नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिस दिन हुकूमत में नहीं आए थे तब भी इख्तलाफात थे, जिस दिन हुकूमत में शामिल हुए, हुकूमत शुरू हुई, तब भी इख्तलाफात थे, आज भी इख्तलाफात थे। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये एक दूसरे को छोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब है फिल वक्त नहीं। जिस सिस्टम ने इस अरेंजमेंट का इंतज़ाम कर रखा है और जिस मोहब्बत ने जोड़ रखा है, मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल उनकी तरफ से इजाज़त भी है एक दूसरे से अलग होने की। और बिल्कुल चीज़ें होंगी, आपने देखा किसी एक मौके के ऊपर, किसी तरमीम से लेकर बजट, उसके बाद हालिया कानून साजी, किसी एक मौके पे पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट के खिलाफ वोट किया हो या गवर्नमेंट से उठ के अपोजिशन बेंचेस के ऊपर गए हों। और एक और भी बड़ी बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी भी है। ये कहना बड़ा आसान है कि हम इसका जिम्मेदारी नहीं लेते या गवर्नमेंट के हवाले से। भाई आप सदर हैं, आप चेयरमैन सेनेट हैं, आप गवर्नर्स आपके पास हैं, आपने शेयर लिया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले जाएं कि अकेले एक साइड में बैठ जाएं जनाब कि हमारे इसमें लेना देना नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग नून जितनी बेनिफिशरी है, पीपल्स पार्टी कहीं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल। अच्छा उमर, मुझे लास्टली बताएं कि अब आपके हवाले से डॉक्टर अज़मा खान ने भी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने के खिलाफ अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। तो आपको लगता है हुकूमत अदालती अहकामात में रुकावट पैदा कर रही है या फिर नज़रअंदाज कर रही है? ये तो बड़ा क्लियर है ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन अमल दरामद ना होने के बाद व्हाट नेक्स्ट? गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का फैसला कहा था, सुप्रीम कोर्ट का किसी ने नहीं माना था। अगर नहीं माना था तो उस पर कुछ हुआ भी नहीं था, तो परेशानी भी नहीं थी। अब तौहीन अदालत की दरखास्त आ गई। अब खासकर आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला कल वाला जो एक प्रोसीडिंग्स हुई, उन प्रोसीडिंग्स के अंदर 3 कैदियों के हवाले से दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज हो गया। लोगों का ख्याल है कि वो जाएगी आईनी अदालत के अंदर, और आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से कोई केस भी अपने पास मंगवा सकती है, ऑब्जर्वेशन दे सकती है, कोई ऑर्डर दे सकती है। लेकिन तौहीन अदालत का केस चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी तौहीन महसूस अगर करती है या उनको ये लगता है कि तौहीन हुई है, तो उस पर वो एक्शन क्या लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तौहीन महसूस करती है या नहीं करती। उमर मच फॉर जॉइनिंग अस। उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।